स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12 का जो हिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, तो उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, आंसर की लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको हर एक प्रश्न के उत्तर आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये है इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। टाइमिंग है 3 घंटे की और मार्क्स वेटेज है 80, कोड है 0 to 7। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक एक मार्क्स के प्रश्न की, ठीक है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस के भी प्रश्न होंगे कुछ, ठीक है, और कुछ एक एक नंबर के होंगे, रिक्त स्थान वाले भी, कुछ गलत कथन होंगे, उनको सही करके लिखना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जिस पत्थर या पत्थरों का उपयोग किया जाता था वह पत्थर कौन से थे? जैस्पर, स्फटिक या कार्नेलियन या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ वाला, उपरोक्त सभी। ये जितने भी पत्थर हैं वो मनके बनाने में उपयोग किए जाते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में जितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनकी संख्या है 16, 18, 15 या 20। तो इसका सही आंसर है 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और बताएं कि यह कथन किस संदर्भ में संबंधित है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। तो सिंपल सी बात है, ये किसकी ओर इशारा करता है? पितृवंशिकता की ओर। किसकी तरफ? पितृवंशिकता की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैतृक संसाधनों पर अधिकार से वंचित रखने के लिए पुत्रियों के साथ अपनाई गई जो नीति थी वो कौन सी थी? पितृवंशिकता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों को वरीयता एवं महत्व दिया गया था। हाँ, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे पुत्री पूछा गया है। पुत्रियों के लिए बहिर्विवाह पद्धति अपेक्षित थी। कम उम्र में कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, पुत्रियों के लिए बहिर्विवाह पद्धति अपेक्षित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये चित्त वाला प्रश्न है दोस्तों, जो आपका चैप्टर 4 है बौद्ध और जैन धर्म वाला, ये उससे संबंधित है। और ये जो है यहाँ पे स्तूप की पूजा को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो प्रक्रिया है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये महापरिनिर्वाण के बारे में दिखाया गया है चित्र में। किसके बारे में? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, कि निम्नलिखित कथन को ठीक करें और इसे पुनः लिखिए। तो इसको देखिए, इसमें केवल एक वर्ड सही करना है। कौन सा? पहले पूरा पढ़ते हैं। बुद्ध और देवताओं की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। अब इसमें आपको एक वर्ड सही करना है। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए कौन सा वर्ड सही करना है, बुद्ध और देवताओं। यहाँ देवताओं की जगह आपको लिखना है बोधिसत्व। क्या लिखना है? बोधिसत्व। तो इसको पूरा पढ़ेंगे एक बार। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसके पास सूफी खानकाहों का नियंत्रण था वह क्या कहलाता था? मुर्शिद, मुरीद, शेख या फिर खलीफा। तो सबसे पहले तो शेख नियंत्रण करता था। जब शेख अगर वहाँ पे खानका में नहीं होता था तो कुछ गतिविधियों का जो नियंत्रण है वो मुर्शिद करता था, लेकिन सबसे टॉप पर कौन था? सबसे ऊपरी पायदान पे शेख था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के अनुयायियों की आपसी बातचीत को समझने की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हिंदवी भाषा। कौन सी भाषा होगी? हिंदवी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विरूपाक्ष और विट्ठल देवों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सिंपल सा एक अंतर तो यही है कि विरूपाक्ष जो है वो शिव से संबंधित है और विट्ठल विष्णु जी से संबंधित है। ठीक है, जो विरूपाक्ष हैं ये हम्पी और कर्नाटक में अधिकतर पूजे जाते हैं, और जो विट्ठल देव हैं, ठीक है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इन ऐसे जो राज्य हैं इनमें पूजे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न युगों में से सही युग का चुनाव कीजिए। अमरनायक सैनिक कमांडर थे, हीरिया जलाशय, कमलपुरम नहर, मंडपम राजा। तो इसका सही युगम कौन सा होगा? अमरनायक एक सैनिक कमांडर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल सम्राट के द्वारा उठाए गए किसी एक
महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है। तो इसमें आप किस नीति की बात बताएंगे? सुलह कुल की नीति, जिसके तहत अभिजात वर्ग मतलब अपने जो राज दरबार था उसमें समाज के हर एक वर्ग के जो लोग थे उनका नेतृत्व किया जाता था, यानी कि उनकी भर्ती की जाती थी। ठीक है, सिंपल सा आंसर ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है गांटीदार या मंडल कौन थे? तो जो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे इनमें गांटीदार या मंडल को हवलदार कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह था इसका तात्कालिक कारण था कि जो चर्बी वाले कारतूस आए थे उनका उपयोग किया जाना। ठीक है, क्या? चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जाना। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। नीचे दिए गए कथन दो हैं, ठीक है, जिनमें से आपको एक कथन है एक कारण है, वो आपको पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कथन है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से नमक यात्रा का प्रारंभ किया। कारण 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कथन ए सही है, कथन आर सही है, दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। तो इसका सही आंसर होगा कि कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा किस अखबार की शुरुआत की गई थी? तो उसका आंसर है नवजीवन। क्या नाम है? सबसे पहले कौन से अखबार की महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी? नवजीवन की। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 13 कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका नाम था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो ये एक मार्क्स के प्रश्न यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्रोत आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपके 3-3 मार्क्स के प्रश्न हैं। स्रोत जो है उससे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, वीडियो को पॉज करके हम सीधा प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला है मौर्य साम्राज्य की जानी का जो मौर्य साम्राज्य है इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अर्थशास्त्र। कौन सा होगा बच्चों? अर्थशास्त्र वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि साम्राज्य के अधिकारी मिस्र के अधिकारियों की भांति ही जो कार्य करते थे वह कार्य कौन सा था? ठीक है, तो इनमें से इसका जो दूसरा वाला है इसका क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, नदियों की देखरेख व भूमि का मापन करते थे। ठीक है, तीसरा है प्रमुख नहरों के मुख्य द्वार का निरीक्षण इसलिए किया जाता था ताकि नहरों के किनारे टूट ना पाएँ, हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके, मछुआरे मछली पकड़ कर ना ले जा सकें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला, हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। अगला देखिए इसी में 4th क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे विकल्प आपको सही चुनना है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी शिकारियों को कृत्यों के आधार पर उन्हें दंड या इनाम देते थे। अधिकारी भूमि से जुड़े सभी क्रियाकलापों के निरीक्षण के साथ कर भी वसूलते थे। तो इस संदर्भ में जो दोनों कथन हैं, ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है महानवी डिब्बा नामक चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, इनमें 4 में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने। सबसे पहला प्रश्न है महानवी डिब्बा का आधारीय जो माप था वो क्या था? 1200 वर्ग फुट, 1000 वर्ग फुट, 12000 वर्ग फुट या फिर 11000 वर्ग फुट? तो इसका सही आंसर होगा महानवी डिब्बा का आधारीय माप है 11000 वर्ग फुट। ठीक है, दूसरा है महानवी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान कौन से थे? दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए महानवी डिब्बा पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, राजा द्वारा अपने रुतबे, ताकत और अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किए जाते थे, केवल मनोरंजन के लिए,
नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लाते थे उपयुक्त सभी। तो उसका जो गलत आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, केवल मनोरंजन हेतु, क्योंकि इस दौरान जो शासक था वो अपनी ताकत का, रुतबे का, अधिकार का, भेंट का आदि जो अपनी संपदा है, संसाधन जुटाने की शक्ति है, उसका प्रदर्शन करने हेतु इसका आयोजन किया जाता था। ठीक है। फोर्थ देखिए, महानवी डिब्बा की आधारीय संरचना जिस पदार्थ से बनी हुई है वह पदार्थ कौन सा है? पत्थर है, ईंटें हैं, लोहा या लकड़ी है? तो इसका सही आंसर है लकड़ी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। गोविंद वल्लभ पंत यानी कि आपकी जो पृथक निर्वाचिका है उस वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो सीधा हम आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2 कथन दिए गए हैं और सही का आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कथन। लोकतंत्र में आत्मा अनुशासन की कला के प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। लोकतंत्र की सफलता आत्म अनुशासन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में बताइए कथन, मतलब इसमें से बताइए कथन दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, केवल एक सही है और दूसरा गलत, केवल आज सही है। ठीक है, बताइए इसका कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला वाला, दोनों कथन सही हैं और दोनों मतलब जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लोकतंत्र में हर नागरिक को कैसा होना चाहिए? व्यावहारिक, निष्ठावान, चापलूसू, शंकालू? तो लोकतंत्र के हर नागरिक को निष्ठावान नागरिक होना चाहिए अपने देश के प्रति। तीसरा है, लोकतंत्र में जिस तत्व का कोई स्थान नहीं है वह क्या है? चिंता, अपयश, खंडित निष्ठा? इसमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में जिस तत्व का स्थान नहीं होना चाहिए वो है खंडित निष्ठा। ठीक है, फिर फोर्थ है, निम्नलिखित कथन को ठीक करके लिखिए। अब देखिए इस कथन को हमें ठीक करके लिखना है। लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति दूसरों के हितों की परवाह नहीं करता है तो लोकतंत्र सुरक्षित होना निश्चित है। तो इसमें आपको बस एक वर्ड लिख देना है। कहाँ पे? जहाँ पे लिखा है सुरक्षित होना सुरक्षित होना निश्चित है, तो निश्चित में आप आगे आ लगा दीजिए। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ेंगे। लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति दूसरे के हितों की परवाह नहीं करता है तो लोकतंत्र का सुरक्षित होना अनिश्चित है। ठीक है, केवल आपको लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा खत्म होता है। अब हमारे जो है वो 3-3 मार्क्स के प्रश्न आएंगे दोस्तों आगे। देखिए सबसे पहला 3 मार्क्स का प्रश्न है सेक्शन सी में कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आघात सिक्कों के प्रचलन में विनिमय से कुछ हद तक आसान हो गया था। ठीक है, कुछ तर्क देकर इसको उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए व्यापार के लिए सिक्के जो थे वो प्रचलन में आए थे जिससे विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। पहला, चांदी और तांबे के आगाज सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। पूरे महाद्वीप में खुदाई के दौरान ऐसे ही बहुत से सिक्के मिले थे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि सोने के सिक्के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय यहाँ पर होता था। तीसरा है, सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त साना अति उत्तम था। ठीक है, जो सोना था वो उस समय अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देश से व्यापार विनिमय करने वाली जो प्रणाली थी वो काफ़ी आसान हो जाती थी जिससे शासकों को अधिक लाभ मिलता था। ठीक है, आगाज सिक्के थे, इन पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला इन सिक्कों को राजाओं के द्वारा भी जारी करवाया जाता था। मौर्य राजाओं के द्वारा भी इन सिक्कों को जारी करवाया गया था। ठीक है, तो व्यापार के लिए चांदी और तांबे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अच्छे सोने का उपयोग किया जाता था, तो विनिमय का जो प्रचलन था वो काफ़ी आसान हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर मतलब 21 है कि विजयनगर की किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के लाभ और हानि इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं इसकी हम व्याख्या। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि को 4 दीवारी से अंदर रखने से हमारे विचार से अनेक लाभ और हानियाँ थी।
तो सबसे पहले इसके लाभ देखिए। कृषि क्षेत्र में खेतों के आसपास सामान्यतः साधारण जनता और किसान रहते थे। बागों और खेतों की रखवाली इसलिए करना आसान होता था। प्रायः मध्यकालीन घेराबंदी जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि उस समय जो युद्ध नीति थी वो ये थी कि प्रतिपक्ष यानी कि अपने सामने वाला जो विरोधी है, ठीक है, उसे खाद्य जो सामग्री उससे वंचित कर दो तो वह जल्दी से जल्दी अपने हथियार डाल देगा या फिर आत्मसमर्पण कर देगा। तो युद्ध काल में शत्रुओं के द्वारा ऐसी युद्ध नीति से बचने के लिए यहाँ जो ये घेराबंदी थी बहुत सालों तक चलती रहती थी। तो आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नगारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। तो ये तो इसकी थे लाभ। अब इसकी हानियाँ देखिए, ठीक है, ये तो हो गए इसके लाभ। अब इसकी देखिए हानियाँ क्या हैं इसकी। तो किलेबंद खेती जो थी, किलेबंद खेती योग्य भूमि को चार दीवारी के अंदर से रखने का जो नुकसान था वो यह था कि प्रायः बाहर जाने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों से इजाज़त लेनी होती थी। साथ ही शत्रु के द्वारा घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक ज़रूरतें पड़ने पर, जैसे कि बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर के बाज़ारों से ला पाना असंभव था। ठीक है, तो ये थी इसकी हानि। तो विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र में जो किलेबंदी थी उसकी लाभ और हानि आई होप आपको पता चले होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित करके एक नियमित राजस्व की नियमित करना चाहती थी। उक्त कथन के इस्तेमाली बंदोबस्त को लागू करने के उद्देश्य के संदर्भ में आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कि ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमाली बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय उन्हें देखनी पड़ी थी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। ठीक है, फिर कंपनी ने सोचा यदि राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए तो कंपनी राजस्व की जो आय है वो नियमित प्राप्ति कर सकेगी और उद्यमकर्ता मतलब कि जो राजस्व नहीं दे पाते थे वो पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित राशि निर्धारित की गई थी। ठीक है, आने वाले समय में किसी क्षेत्र में विस्तार यानी कि किसी क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाएगा और फसलों की कीमतें अधिक हो जाएंगी। ठीक है, तो कंपनी जो है वो आने वाले 10-20 सालों तक इस राजस्व की आय को नहीं बढ़ा सकती है। तो इस हानि से बचने के लिए उन्होंने जो मांग थी वो अधिक ज़्यादा रखी थी, जिसकी वजह से जो इस्तेमाली बंदोबस्त था वो जो जमींदार वगैरह थे वो उसका राजस्व नहीं चुका पाते थे, जो कि इस्तेमाली बंदोबस्त की एक सबसे बड़ी कमी रही थी। दूसरी कमी थी इसकी कि यह राजस्व इस राजस्व व्यवस्था के तहत सभी क्षेत्रों से, चाहे वो बंजर हो भूमि उपजाऊ वाले क्षेत्र, दोनों से ही एक समान राजस्व मांगा जाता था, जिसके चलते बंजर भूमि की रैयत कभी कभी राज्य को जो कर थी वो नहीं दे पाती थी। ठीक है, इससे क्या होता था कि उस पर अत्याचार किए जाते थे, उसकी फसलों को जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये इस्तेमाली बंदोबस्त की एक सबसे बड़ी कमी थी। तो इसमें से आपको पता चला, पहले एक भूमिका लिखी हमने, उसके बाद स्थायी कर दिया तो कोई किस वर्ग का उदय होगा, और इसके दो जो आलोचनात्मक परीक्षण थे वो आपको आई होप पता चले होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस प्रकार धार्मिक विश्वासों से जुड़ी अफवाहों ने 1857 के सैनिक विद्रोह को भड़काने में जंगल की आग लगा दी। यानी आपको सिंपल सा बताना है कि कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए यहाँ पे है कि 1857 के सैनिक विद्रोह को भड़का देने की सभी धार्मिक अफवाहें निम्नलिखित हैं। पहली, भारत में ब्रिटेन से आई जो नई एनफील्ड राइफल थी, इनके कारतूसों पर सूअर व गाय की चर्बी लगी थी, जिससे
भारतीय लोगों अर्थात जो सैनिक थे उनका धर्मभ्रष्ट होने का खतरा बना हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए, जनता के लिए बाजार में मौजूद, एक अफवाह ये भी फैली थी कि जनता के लिए बाजार में मौजूद जो आटा है उसमें सूअर तथा गाय की हड्डी का चूर्ण मिला हुआ है, यानी कि हड्डी का जो आटे जैसा बन जाता है, हड्डी का चूर्ण मिला हुआ है, जिसे खाने से भारतीय जनता का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तीसरी थी कि रात के समय एक आदमी गांव के चौकीदार को एक चपाती देता था तथा 5 और चपाती बनाकर आगे के गांव में पहुंचाने का निर्देश दिया करता था। अब ये क्यों होता था इसका पता आज तक नहीं चला है। फोर्थ है, भारतीय सैनिकों का मानना था कि यदि उन्हें समुद्र पार भेजा जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ऐसा किया जा रहा था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के जो अफवाहें थीं, धार्मिक अफवाहों के कारण वो यही थे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे 8 मार्क्स के प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताऊंगा। देखिए, पहला है कि अभिलेख क्या होते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व व सीमाओं का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अभिलेख क्या होता है पहले ये बता देना है, अभिलेखों का महत्व क्या होता है ये बताना है, और इसकी सीमाएं क्या होती हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अभिलेख क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिलेख जो है वो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं, पत्थर या फिर किसी धातु पर उत्कीर्ण किए गए जो पाठन सामग्री है उसे अभिलेख कहते हैं। फिर बात करते हैं कि अभिलेख जो हैं इसका महत्व क्या होता है, अभिलेखों के महत्व के बारे में। तो सबसे पहला है कि प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आ रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका आदेशों का पालन कर सकें। इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान भी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, फिर एक उदाहरण लिख देंगे कि अशोक शासक ने अपने समय पर बहुत से अभिलेख लिखवाए जिन पर युद्ध के बारे में, अपनी जनता को संदेश देने के बारे में, धर्म से संबंधित जो वार्ताएं थीं आदि लिखवाई थी, जिनका लोगों के द्वारा अध्ययन कर उनका पालन किया जाता था। तो अभिलेखों के ये महत्व थे। फिर आती हैं अभिलेखों की सीमाएं। ठीक है, तो अभिलेखों की सीमा में सबसे पहली है लिपि पढ़ने में कठिनाई। जो अभिलेखकर्ता होते थे उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई थी, क्योंकि जिन युगों के भी अभिलेख होते थे उनके समकालीन अभिलेख कहीं पर भी जो लिपि थी वो नहीं प्राप्त होती। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को आज तक नहीं पढ़ा गया है। दूसरा है अर्थ निकालने में कठिनाई। कुछ अभिलेख ऐसे भी थे जिसमें एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों की, अलग अलग उपाधियों की, अलग अलग सम्मानजनक प्रतीक जो थे, संबोधन आदि का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अभिलेख शास्त्री उन्हें पढ़ने तथा उनका अर्थ निकालने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती थी। तीसरा है भाषाओं में विभिन्नता। कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित अनेक क्षेत्रों के देशों में मिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में अलग अलग भाषाएं और लिपियों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए अभिलेख शास्त्रियों को इन्हें पढ़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और फोर्थ बचता है, लास्ट पॉइंट बचता है कि समकालीन से तुलना असंभव। यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है कि प्रायः अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्यों से उनके अर्थ को समझने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनमें समकालीन अभिलेखों पर कहीं पर भी उस लिपि का उन्हें उल्लेख नहीं मिलता है। दो भाषाओं में समानांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री जो असहाय हो जाते हैं, यानी कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इन दोनों भाषाओं में इस शब्द का अर्थ आखिर क्या होगा। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते हैं, इतिहास लेखन में अभिलेख के महत्व क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें आपको दोनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला है पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा,
और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। उक्त कथन के संदर्भ में पांडुलिपि तैयार करने की मुगल कालीन जो प्रक्रिया है उसे स्पष्ट कीजिए। तो एक वही लाइन लिख देंगे, पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है मुगल कालीन पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया, उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पांडुलिपि तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया में कई लोग होते थे जो अलग अलग काम में निपुण होते थे। सबसे पहले पांडुलिपि का कागज़ तैयार किया जाता था, जो कागज़ बनाने वाले का काम था। फिर तैयार किए गए कागज़ों पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी, यानी कि दी गई जानकारी के आधार पर लिखा जाता था या फिर उसकी नकल की जाती थी। यह सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत मुख्य मानी जाती थी। इसका इस्तेमाल अलग अलग शैलियों में होता था। उदाहरण के लिए आप डाल सकते हैं कि जो अकबर जो था उसने अपने इतिवृत्त के लिए नास्तलिक शैली का उपयोग किया था। कौन सी? नास्तलिक शैली। फोर्थ है, सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसके पश्चात कोफ्तागार जो पृष्ठों को चमकाया करते थे उसका काम करते थे। फिर चित्रकार पाठ के जो दृश्य हुआ करते थे, दी गई जानकारी होती थी उसके आधार पर उसमें चित्र बनाया करते थे। ठीक है, फिर है अंत में जो जिल्दसाज होते थे प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे अलंकृत अवतरण देते थे। फिर तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के काम के रूप में देखा जाता था। एक पॉइंट इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि शासकों के द्वारा इतिवृत्त जो थे वो कई कारणों की वजह से लिखवाए जाते थे, जैसे वह जनता में अपने शासन को मजबूत सिद्ध करना चाहते थे, दुश्मनों को चेतावनी देना चाहते थे, अपने जो उत्तराधिकारी थे उनका मार्गदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो अथवा का प्रश्न था 25 में कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों के द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस आंसर में एक छोटी सी आप लाइन लिखेंगे कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची जो थी, ये स्वयं जो थी वो तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह यानी कि ये लिख सकती थी उसमें। ठीक है, तो इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की, जिनमें इन्होंने बताया कि राजा और राजकुमारों में सत्ता को लेकर आपस में मतभेद तथा संघर्ष बना रहता था। ठीक है, वहीं अबुल फजल के द्वारा जब अकबरनामा की रचना की गई तो इन्होंने गुलबदन बेगम से मदद मांगी थी। यानी कि इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि शाही परिवार की जो स्त्रियाँ थीं वो काफ़ी पढ़ी लिखी थीं। ठीक है, फिर देखिए पहला पॉइंट पत्नियों के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मुगल शासकों की 3 प्रकार की पत्नियां होती थीं, एक बेगम, एक अगाचा और दूसरी अगा। मुगल परिवार में शाही परिवार जो होते थे उनसे आने वाली स्त्रियां जो कि शादी के समय अपने साथ अच्छा खासा नकद और बहुमूल्य वस्तुएं एवं भूमि के बड़े बड़े टुकड़े दहेज में लाती थीं, उन्हें शासकों की बेगम कहा जाता था। ठीक है, फिर जो अगाचा होती थी इनकी स्थिति सबसे खराब होती थी। इन्हें नकद मासिक भत्ता दिया जाता था और कुछ उपहार दिए जाते थे। यही स्थिति अगाह की भी होती थी। लेकिन ये दोनों अगर माता बन जाती थीं तो ये एक बेगम कहलाने का अधिकार पा लेती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा पत्नियों के बारे में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें दास दासियों के संदर्भ में कि शासकों की पत्नियों के अलावा मुगल परिवार में उनके महिला तथा पुरुष गुलाम दास दासियों के रूप में रहते थे। ठीक है, यह साधारण से साधारण निपुणता के कार्य भी करते थे। यह शाही परिवार में नौकर के काम करने से लेकर शासक के द्वारा कहे जाने पर जासूसी तक का भी ये काम करती थी दास दासियाँ। ठीक है, फिर तीसरा है स्त्रियों को आय का अधिकार। शाहजहाँ की पुत्रियाँ जहाँ आरा और रोशन आरा, इन्हें जो ऊंचे ऊंचे मनसबदार हुआ करते थे उनके समान वार्षिक आय होती थी। उदाहरण के लिए जहाँ आरा को सूरत के बंदरगाह जहाँ से विदेशी व्यापार होता था वहाँ से राजस्व प्राप्त होता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में स्त्रियाँ संपत्ति व पैसा कमाने का अधिकार रखती थीं। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसमें राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली कि जहाँ आरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली, इसकी वास्तुकला में आंगन व उसके बाग और हृदय स्थल कहे जाने वाले चांदनी चौक की रूपरेखा जहाँ आरा के द्वारा तैयार की गई थी। इस बात से यह पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियाँ पढ़ी लिखी थीं
एवं संसाधनों को रखने व उन्हें जुटाने का अधिकार रखती थी। ठीक है, तो शाही परिवार में स्त्रियों के द्वारा निभाई गई भूमिका ये निम्नलिखित थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। पहला है, दोनों का आंसर बताऊंगा। पहला है कि आदिवासी के हितों से संबंधित समस्याओं के बारे में संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई हैं उसका विश्लेषण कीजिए। मुख्यतः दो चर्चाएं हुई हैं, एक एनजी रंगा की और दूसरी जयपाल सिंह की। ठीक है, तो आदिवासियों के संदर्भ में हमें बात करनी है। तो देखिए, संविधान सभा में आदिवासियों के पक्ष में दो आवाज़ें उठी हैं, एक एनजी रंगा की है तो दूसरी जयपाल सिंह की है। इनके विचार निम्नलिखित कथनों से समझे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनजी रंगा की। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता, समाजवादी विचारों को मानने वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक जो है इस शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए और रंगा की नज़र में अल्पसंख्यक जो हैं वो गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इनकी सीमाओं को चिन्हित किया। ठीक है, एनजी रंगा ने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं जब तक उन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ये जो ये अधिकार है उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं भी हैं। जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा तब तक उनका विकास भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, यह जरूरी था कि परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत नहीं है, यानी कि जो आर्थिक स्तर पर दबे कुचले लोग हैं उन्हें सहारे की जरूरत नहीं है, बस एक सीढ़ी पकड़ा दो आप, वो बुलंदियों की ऊंचाइयां तो खुद ही छू लेंगे। यानी कि उन्हें जागरूक कर दीजिए आप, बाकी तो वो अपना विकास खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये एनजी रंगा के विचार थे। फिर दूसरा विचार आता है जयपाल सिंह का। किसका? जयपाल सिंह। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को मैं समझता होऊंगा, लेकिन मेरा सहज जो विवेक है, जो मैं सोच सकता हूँ, इससे हर एक व्यक्ति जो है, यानी कि इससे जो हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्त करके उस मार्ग पर चलना चाहिए जो मिलकर लड़ना चाहिए। यानी कि हमें ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचिका है उसको ख़त्म करके भारत का विकास करना चाहिए, ऐसा इसका कहना था। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है और उपेक्षित किया जा रहा है, यानी कि समाज में उसकी निंदा की जा रही है। ठीक है, तीसरा है मेरे समाज में, मतलब मेरे समाज का पूरे भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण, छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच जब तक विद्रोह और अव्यवस्था जो थी वो फैली हुई है इसी की वजह से। फिर है जयपाल सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने वहाँ यह भी कहा कि बेदखल कर दिया गया है, जो आदिवासी हैं उनके मूल स्थान से उन्हें बेदखल कर दिया गया है, जहाँ वे रहते थे उन्हें उनके जंगली चरागाहों से वंचित कर दिया गया है, उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर कर दिया गया है, उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें एक अलग नज़र से ही देखता है। ठीक है, फिर है जयपाल सिंह ने प्रत्यक्ष निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि विधायिका में आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रदान किया जाना चाहिए। जो सीटें हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासी की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। यानी कि जयपाल सिंह प्रत्यक्ष निर्वाचिका के विपक्ष में थे, बस उनका ये कहना था कि जो विधायिका है उसमें आदिवासियों का भी प्रतिनिधित्व किया जाए। ठीक है, फिर इसमें दूसरा प्रश्न था आपका, संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई थी वो जनमत से प्रभावित थीं, आप यह कैसे कह सकते हैं?
ठीक है, तो इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जब संविधान सभा में बहस होती है तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबार में छपती थीं और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव को भी आमंत्रित किया जाता था, यानी कि सामूहिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जनता से भी राय ली जाती थी। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षा करवाना चाहते थे, जैसे कि दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। जो दलित लोग थे वो जाति शोषण का अंत चाहते थे और सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। संविधान सभा में संस्कृत अधिकारियों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रहे सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई और उन्हें अखबारों में छापा गया और लोगों तक उन विचारों को पहुंचाया गया। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो अन्य जमींदारी के हिमायती थे, कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे तो कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। यानी कि संविधान सभा जो है वो पूर्ण रूप से जनमत से प्रभावित थी, तो आप ये उपरोक्त कथनों के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 8-8 मार्क्स के जो यहाँ पे प्रश्न हैं वो हमारे ख़त्म होते हैं। अब हमारे जो आएंगे वो स्रोत आधारित आएंगे 5-5 मार्क्स के प्रश्न। ठीक है, तो 8-8 मार्क्स के प्रश्न दोस्तों आप दोबारा से देख सकते हैं। मुगल कालीन पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी, ठीक है, स्त्रियों की क्या भूमिका थी, और फिर आगे था जयपाल सिंह मतलब जो आदिवासी हैं उनके संदर्भ में। ठीक है, फिर आगे है एनजी रंगा और जयपाल सिंह है। फिर है संविधान सभा में जो चर्चाएं थी वो जनमत से प्रभावित थी, जिसके बारे में आप ये 5 से 6 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें दोस्तों क्या है, ये 5-5 मार्क्स के हमारे प्रश्न हैं जो कि स्रोत आधारित हैं। ठीक है, ये है पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे। ये है आपका चैप्टर 1 वाला, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका जो स्रोत है, इसको आप पढ़ लीजिए आसानी से। मैं आपको इनकी प्रश्नों का सीधा सीधा आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है 27.1 कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिलती हैं। दूसरा है चक्कियों में कौन कौन से पत्थर जो है उससे निर्मित होते हैं। पुरातत्वविद किस प्रकार अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला है मोहनजोदड़ो में अधिकतर चक्कियाँ जो हैं वो अबतल चक्कियाँ पाई गई हैं। इन चक्कियों का उपयोग जो है ये जो चक्कियाँ हैं वो सामान्यतः कठोर, कंकरीले, अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थीं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या था कि पुरातत्वविद किस प्रकार अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहला वर्गीकरण करते हैं वो उपयुक्त पदार्थ के आधार पे। उपयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पे होता है। ठीक है, पुरावस्तु की उपयोगिता के आधार पे। दूसरा है कि किसी वस्तु की पुरावस्तु मतलब कि जो किसी पुरावस्तु है इसकी उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समस्या में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। फिर तीसरा है संदर्भ का परीक्षण। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की जो उपयोगिता है उसको समझने का प्रयास उसके संदर्भ का परीक्षण के माध्यम से करते हैं, जैसे कि वह कहाँ से मिली है, क्या वो घर में से मिली है, नाले में से मिली है, कब्र में से या फिर पट्टी में से मिली है, तो उसके संदर्भ का भी पता इतिहासकारों के द्वारा लगाया जाता था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 27 जो है 5 मार्क्स का स्रोत आधारित इस प्रश्न के ये 3 प्रश्न हैं और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। स्रोत आधारित है ये भी, इसे पढ़ सकते हैं आप बेसिकली यहाँ पे आसानी से। ठीक है, शासक और इतिवृत्त उस चैप्टर से आपका ये प्रश्न है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसे। और फिर देखिए यहाँ पे है कि जियारत से क्या अभिप्राय है। जहाँ आरा ने
तीर्थ यात्रा के दौरान किन किन नियमों का पालन किया। जहां आरा के द्वारा दरगाह के दर्शन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जियारत क्या है। जियारत जो है मुसलमानों में किसी महापुरुष अथवा किसी पवित्र स्थान के दर्शनार्थ की जाने वाली यात्रा, इसी को जियारत कहते हैं। जियारत यानी कि किसी की दरगाह की यात्रा, पवित्र यात्रा करना है, महापुरुष के स्थान की यात्रा करना ही जियारत कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न था कि जहां आरा ने तीर्थ यात्रा के दौरान किन किन नियमों का पालन किया था। ठीक है, तो देखिए जहां आरा इस बात के लिए वायदाप्रस्त थी, यानी कि जहां आरा ने निम्नलिखित वाली लाइन लिखेंगे किस तरह से कि जहां आरा ने तीर्थ यात्रा के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन किया था, जिसमें से सबसे पहला है कि वह हर रोज मुकाम पर में 2 बार अख्तियार यानी कि नमाज अदा करती थी। वह रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोती थी और अपने पैर मुकद्दस यानी कि दरगाह की तरफ नहीं करती थी, ना ही तो वह दरगाह की तरफ अपनी पीठ करती थी। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है कि जहां आरा के द्वारा दरगाह के दर्शन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दरगाह का जो दर्शन है उसी पैसेज में ये आंसर दिया हुआ है कि गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में उसने बाजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर उसने अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर उसने उम्दा इत्तर छिड़का। गुलाबी दुपट्टा जो उसके सिर पर था वह उसे उतार चुकी थी, इसलिए उसने मुकद्दस मजार के ऊपर रखा था। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये पृथक निर्वाचिका यानी कि संविधान वाला जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, सॉरी ये जो है वो आपको महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रश्न है इसमें। अभी पहला 1 मार्क्स का है, फिर 2 मार्क्स का है, फिर से 2 मार्क्स का है। देखिए पृथक निर्वाचिका के खिलाफ गांधी जी का मुख्य तर्क क्या था। पृथक निर्वाचिका के स्थान पर गांधी जी ने क्या सुझाव दिया। क्या पृथक निर्वाचिका की समस्या को खत्म किया जाना चाहिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले कि गांधी जी का कहना था कि समाज की मुख्य धारा में उनके एकीकरण यानी कि जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं समाज के, उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वे स्वर्ण हिंदुओं से हमेशा अलग रह जाएंगे, इनकी समाज में वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे अगर ये पृथक निर्वाचिका आ जाती है तो। ठीक है, पृथक निर्वाचिका के विपक्ष में उन्होंने क्या तर्क दिया वो देखिए। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए जब तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लें, यानी कि जब हम इस छुआछूत की बीमारी को ख़त्म कर दें, उसके बाद एक अड़ियल और श्रेष्ठ वर्ग यानी कि जो अमीर वर्ग है, ठीक है, जिस घमंडी वर्ग है, इसके द्वारा कमतरी वर्ग यानी कि जो छोटे मोटे वर्ग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, इनके प्रति ये जो एक रूढ़िवादी विचारधारा चली आती है उसको ख़त्म किया जाए, तभी ये जो लोग हैं पृथक निर्वाचिका जो अपनाई जाए, मतलब ये जो लोग थे, ठीक है, इनको निर्वाचिका जो है इसके स्थान पर गांधी जी ने ये सुझाव दिए थे कि इन लोगों को समाज के ऊपर उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर है तीसरा था गांधी जी का प्रश्न क्या था, 1 सेकंड, तीसरा प्रश्न देखते हैं गांधी जी का कि क्या पृथक निर्वाचिका की जो समस्या उसे समाप्त किया जाना चाहिए। हाँ, तो इसमें है कि जो पृथक निर्वाचिका है इसका अंत होना ही चाहिए, क्योंकि इससे समाज में हिंसा फैलती है। ठीक है, आपस में 2 वर्ग के लोग लड़ जाते हैं, मारकाट करते हैं। ठीक है, अगर इस अस्पृश्यता यानी ये छुआछूत की बीमारी है इसको अगर अंत कर देंगे तो पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी कि अगर हम इस अस्पृश्यता की जो नीति अपना रखी है समाज ने, अगर हम इससे ही अंत कर दें, इसको ही अंत कर दें, तो पृथक निर्वाचिका बचेगी नहीं, क्योंकि पृथक निर्वाचिका जो है वो दबे कुचले लोगों के लिए आ रही है। तो उस जब नीति को ही खत्म कर देंगे तो पृथक निर्वाचिका बचेगी ही नहीं। सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 29 ही आपको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों हमारा, इसमें आपके जो है वो मैप दिए गए थे। दोस्तों मैप तो बच्चों ने बांध दिए हैं, मैप तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो स्थल हैं, हड़प्पा स्थल वगैरह हैं, ठीक है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके हिंदी के प्रश्न पत्र की आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।